ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में ही बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर से लाए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसलिए उस कमरे में 2 की जगह 3 लोग हो गए। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे नहीं कह पा रहा था, लेकिन वह चाहता था कि मनोज कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव बीएससी कर रहा था। वह ज़्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। बीएससी करने के कारण वह बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में कमज़ोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज, तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा, लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने केशव को आड़े हाथों लिया। केशव, 3 लोग आराम से रह सकते हैं इस कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वह मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी को किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा। मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और रविकांत द्विवेदी ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय को बीए में चुनने को लेकर चर्चा करने लगे। रविकांत ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने प्रतिवाद किया, लेकिन पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रविकांत ने दृढ़ता से कहा, पर जिंदगी में पड़ती है। और किसने कहा कि तुम पीएससी में सेलेक्ट हो ही जाओगे? अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारे पेट भी नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है। मनोज ने जब यह यथार्थ सुना तो घबरा गया। उसने पीएससी में सेलेक्ट न हो पाने के बाद की परिस्थिति पर विचार नहीं किया था। रविकांत ने कहना जारी रखा, भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट लेकर गलती कर चुके हैं। अब सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीखकर अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। इसलिए रविकांत से प्रभावित होकर उसने हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रखने का निर्णय ले लिया। तो मनोज ने इंग्लिश भी ले लिया। 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं बीए में, तो उसने क्या क्या लिया? हिंदी साहित्य, इतिहास और इंग्लिश लिटरेचर। चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। वह वहीं बैठकर केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसे केशव की चिंता होने लगी। पास ही रहने वाले केशव के एक दोस्त के घर जाकर मनोज को पता चला कि वह तो अपने गांव डबरा चला गया है। तो इस तरीके से बेचारा वो बाहर ही अटक गया अपना मनोज। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। उसके लिए समस्या यह थी कि वह रात को कहाँ जाए। तो ये मनोज की बात हो रही कि वह रात को कहाँ जाएगा। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच मनोज रात को रुकने के लिए एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसरा उसे दिख नहीं रहा था। उसे भूख लगाई थी। उसकी जेब में 20 रुपये ही बचे थे। उसने 20 रुपये के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी।
मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला भदौरिया याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि भदौरिया बोर्डिंग में नहीं है, वह अपने गांव भिंड चला गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वह रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि रहने के लिए एक कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। अचलेश्वर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। मनोज देर देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमज़ोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनकी। इनके लिए सुख क्या होता है। एक दो दूध मुँहे बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे। अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सब भिखारी सो गए, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघरबार भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से घुल मिल गई थी। वह सोचता रहा कि क्या वह कभी इस काबिल हो पाएगा जब इन लोगों के दुख को दूर कर सके। सारी रात उसकी जागते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वह रात भर इन गरीब और मजदूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने अपने पास ही नल पर जाकर मुंह धोया, पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर जागते रहने के कारण थके हुए मनोज को कटोरा तालाब की बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वह कई बार कमरे पर गया। हर बार वहां ताला ही लगा मिला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भूखे पेट कटोरा तालाब की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघरबारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरा अभी भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वह कॉलेज चला गया, लेकिन थकान और भूख के कारण उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे उसने विचार किया कि ऐसी तकलीफ़ें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में भी मुझे धैर्य नहीं खोना है। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा और तेज कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास अटेंड की। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो गई। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। मनोज ने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है। मनोज के इस वाक्य में निवेदन नहीं बल्कि भरोसा था, जैसे वह अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरा कमज़ोर था, आंखें अंदर को धंस गई थीं। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद
के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसा न होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली आ गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता था, कितना कठिन होता है पेट भर भोजन मिलना, यह आज मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे जिन्हें वह रोक रहा था। वह होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर मनोज से रूबरू हो रहा था। आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। पूछने पर होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर उसने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा रहा। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं था। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपए निकालकर अपने हाथ में पकड़ा खड़ा था। बड़ा अजीब सा दृश्य था। रविकांत को भी पता नहीं था कि कॉलेज में सीधा सरल सा दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई। उसने होटल मालिक से फिर कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। आप होटल बंद कर देंगे तो होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं दे देते। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि वह होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने हाथ में 30 रुपए लिए खड़ा था। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ़ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने हार कर नौकर से कहा, इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए। होटल मालिक का यह व्यवसाय था, पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसों के लिए परेशान नहीं किया। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमाकर देता था। पर आज होटल मालिक को उस नौजवान की जिद ने मजबूर कर दिया। होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई तो नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधा घंटे तक बर्तन साफ किए। रविकांत होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल ना सका। रविकांत उसे अपने कमरे पर ले गया। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज, तुम 3 दिन से बाहर भटक रहे थे, तुम्हें एक बार अपनी परेशानी मुझे बताने तो चाहिए थी। मनोज उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, ये तो जीवन के अनुभव हैं जो मुझे मजबूत बनाते हैं।
इसमें परेशानी कैसी? कितने ही लोग रात को खुली छत के नीचे सोते हैं, कितने ही भूखे पेट सोते हैं। इन 3 दिनों में मैं उस गरीब और दुखी वर्ग के नज़दीक पहुंचा हूं जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की संज्ञा दी है। हमें अपनी निष्ठा इसी सर्वहारा वर्ग के पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने अपने पिछले 3 दिन के अनुभव का मेल प्रिंसिपल सर द्वारा दिए गए मार्क्सवाद के लेक्चर से कर दिया। अगले 2 दिन मनोज रविकांत के कमरे पर ही बना रहा। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाजार में कमरा लेकर रहते थे। वे नया बाजार में ही एक हॉल किराए पर लेकर इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की कोचिंग चलाते थे। उसने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत है। उनके कमरे का किराया 500 रुपये है, आधे तुम देना, वे तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा दिया करेंगे। मनोज को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से अपना सूटकेस और दरी लेकर तिवारी सर के कमरे पर आ गया। तिवारी सर नाटे कद के 30 साल के युवा थे। वह काले रंग का मोटा चश्मा लगाए थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकल आया था। वह कोचिंग पढ़ाकर आने के बाद थक कर अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे। मनोज ने उन्हें इंग्लिश का गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएगी। उसने अपनी दरी को जमीन पर बिछा लिया। अब गुरु व्यास पीठ पर और शिष्य उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और एक योग्य इंग्लिश गुरु मिल गया। तिवारी सर को एक वर्कर मिल गया। अब मनोज की नई दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 7 बजे दूध गर्म करके गुरुजी को देना, सुबह शाम खाना बनाना। गुरुजी कोचिंग से थके हारे आते और आकर अपनी चारपाई पर लेट जाते। एक शाम उसने गुरुजी से कहा, सर मुझे मैकबेथ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थकान महसूस कर रहे गुरुजी ने कहा, पढ़ा देंगे, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा दो। गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वार से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, इतना वह जानता था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर गुरुजी के पैर उसमें डाल दिए और रगड़ रगड़ कर तलवों की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरुजी ने उदार होते हुए एक प्रस्ताव दिया। लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना ज़रूरी है। तुम कल से शाम 7 बजे के बैच में आ जाया करो। नया बैच है, सब तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। मनोज का प्रस्ताव उपयोगी लगा। गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसलिए उन्होंने नहाने के बाद अपने कपड़े धोना बंद कर दिए। मनोज बाथरूम में नहाने जाता था तो पहले गुरुजी के चड्डी बनियान धोकर डाल देता। शाम को वह इंग्लिश की कोचिंग जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। शेष समय में इंग्लिश के नाम पर लड़के लड़कियों का जमावड़ा ही अधिक होता था। गुरुजी प्रेजेंट टेंस से क्लास शुरू करते थे और 3 महीने में पास्ट टेंस से होते हुए फ्यूचर टेंस तक पहुंचते थे। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगजीन ले आते थे जिसे लड़के लड़कियां पढ़ते थे और गुरुजी उसका अर्थ बताते। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सीखना एक अनंत प्रक्रिया है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीमी गति से सीखने पर ही यह विदेशी भाषा समझ आ पाएगी। इसलिए गुरुजी को इंग्लिश सिखाने और बच्चों को सीखने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में 4 लड़कियां और 6 लड़के थे। मनोज को क्लास में आते महीना भर हो गया, लेकिन वह अब तक प्रेजेंट टेंस भी ठीक से नहीं सीख पाया था। ही गोज, ही गो, ही इज गोइंग के प्रयोग में वह कोई बंधन नहीं मानता था। मतलब कि वो कोई भी टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस में कोई भी चीज़ कहीं भी यूज़ कर लेता था। उसको क्लियर नहीं था क्या मतलब, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। कुछ लड़के गुरुजी के यहाँ साल भर पढ़ते
पर उपलब्धि के नाम पर एक अदद प्रेमिका के अतिरिक्त उनके हाथ में कुछ नहीं आता था। कुछ प्रेमिकाओं को प्रेमी भी मिल जाते थे। अर्थात गुरुजी का यह संस्थान एक प्रेम केंद्र के रूप में अधिक विकसित हो गया था। एमएलबी कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थीं और केआरजी कॉलेज में लड़के नहीं पढ़ते थे, इसलिए प्रेम के लिए लालायित लड़के लड़कियां कहाँ जाते। गुरुजी ने अपना कोचिंग सेंटर खोलकर इस दिशा में महान काम किया था। चूंकि कोचिंग में सारा इन्वेस्टमेंट गुरुजी ने ही किया था, इसलिए प्रेम करने का पहला अधिकार गुरुजी अपना ही मानते थे। प्रत्येक वर्ष गुरुजी औसतन 2 या 3 प्यार करते थे। एक दिन एक लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना केआरजी गर्ल्स कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पुराने पुराने बैच बिना इंग्लिश सीखे अपना 1 वर्ष पूरा कर चुके थे। उन बैचों में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम भी शादी कर अपनी ससुराल जा चुके थे, इसलिए गुरुजी को मोना से प्रेम करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। पर मोना गुरुजी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे। जन्मदिन प्रेम को प्रारंभ करने का बढ़िया मौका हो सकता है, इसलिए प्रेम के लिए उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने एक लड़के को एसएस कचौड़ी वाले के यहाँ से सबके लिए जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों में मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को भाने लगा था। मोना कॉपी पेन मैगजीन की अदला बदली के नाम पर उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी थी। मोना ने मनोज को कचौड़ी देते हुए कहा, लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक्स। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से उसका बर्थडे सचमुच हैप्पी हो गया है। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। गुरुजी बिजनेस में इस तरह के लॉस पहले भी देख चुके थे। मनोज और मोना के रास्ते अलग दिशा में थे, इसलिए एक दिन क्लास के बाद दोनों ने साथ चलने की हिम्मत की। मनोज मोना से बात करने के लिए बातचीत का कोई सिरा ढूंढ रहा था। उसने मोना से साधारण सा प्रश्न पूछा, तुम बीएससी के बाद क्या करोगी? पीएससी की तैयारी करोगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूंगी। मोना ने मनोज की उम्मीद से उलट जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में था वह मोड़ आ गया था। मोना अपने घर जाने के लिए गली में मुड़ गई। मनोज वहीं खड़ा मोना को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक दिन एक लड़के ने कोचिंग में कहा कि कल मनोज का बर्थडे है, कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का यह नियम बन गया था कि जिसका बर्थडे होता वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता, लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पार्टी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मनोज को अपना सच कहने में कोई संकोच महसूस नहीं हुआ। अगले दिन पार्टी के अभाव में किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, लेकिन हिम्मती मोना समोसे और जलेबी ले आई थी। मोना द्वारा की गई मनोज की यह विशेष चिंता गुरुजी को अखर गई। वह ईर्ष्या से जलने लगे। उन्हें मनोज पर क्रोध आने लगा। क्लास के बाद मोना ने मनोज को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। ग्रीटिंग में लाल रंग का दिल बना हुआ था, जिस पर मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मन। मोना ने मनोज का पूरा नाम ग्रीटिंग कार्ड पर न लिखकर एक अलग नाम लिख दिया था, जिस नाम से पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना की ही गुनगुनाती रहती थी यह नाम अपने मन में। तो उसने ग्रीटिंग कार्ड में लिख दिया था, हैप्पी बर्थडे मनोज के बजाय। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मोना का ग्रीटिंग कार्ड वहीं टेबल पर रखा हुआ था। कई महीनों से वह तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर की ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज के हीटर और मटके में लात मार दी। हीटर और मटका टूट गया।
तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज को दिया ग्रीटिंग कार्ड भी फाड़ दिया और फाड़कर फेंक दिया और उसे कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुखी मन से अपना सामान समेटने लगा। अपना सामान उठाकर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, तिवारी ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया।